आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा पेपर क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत को समझाइए। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी कह रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी वितरण क्रोमेटोग्राफी का एक प्रकार है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी वितरण है उस पर आधारित है। कागज अथवा पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक विशिष्ट प्रकार का क्रोमेटोग्राफी पेपर प्रयोग किया जाता है। इस पेपर के छिद्रों में जल अनुपासित रहते हैं जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करता है। तो जैसे हम लोग टिश्यू पेपर लेते हैं तो टिश्यू पेपर में क्या होता है कि पानी डालिए तो पानी नीचे निकल जाता है। तो पानी के थोड़े तो निकल सकते हैं और इस पानी को हम लोग स्थिर प्रावस्था के अंतर्गत रखते हैं। हम देखिए जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है हमारी, तो उसके बारे में कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी कागज की एक पट्टी के आधार पर मिश्रण का बिंदु लगाकर उसे जार में लटका देते हैं, जैसा चित्र 4 में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्रोमेटोग्राफी की जा रही है, जार है और ये पेपर को ऐसे मोड़ करके हम लोग रख दिए हैं। ये प्रतिदर्श बिंदु है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये नीचे सॉल्वेंट है यानी विलायक है। अब इसको जब नीचे टच कर देते हैं तो इस पर विलायक ऊपर की ओर चढ़ता है। देखिए यहाँ तक ये चढ़ आया, प्रतिदर्श बिंदु से ऊपर यहाँ पर चढ़ा, ये जार है। वैसे क्रोमेटोग्राफी ये पट्टी है। तो इस तरह पेपर हम लोग ले सकते हैं या इस तरह पट्टी ले सकते हैं। ये कार्डबोर्ड है ऊपर लटकाया गया। तो वही कह रहा है कि जार में इसको लटका देते हैं। जार में कुछ ऊंचाई तक उपयुक्त विलायक अथवा विलायकों का मिश्रण भरा होता है जो गतिशील प्रावस्था का कार्य करता है। तो पेपर हमारा स्थिर प्रावस्था का काम करता है, जो विलायक है वो गतिशील प्रावस्था का काम करता है। केशिका क्रिया के कारण पेपर की पट्टी पर विलायक ऊपर की ओर चढ़ता है तथा बिंदु पर प्रवाहित होता है। तो जैसे कोई पेड़ होता है, जैसे गेहूं धान के, तो उनमें नीचे ज़मीन में पानी रहता है लेकिन फिर भी ऊपर पूरे पेड़ में चढ़ जाता है। वो भी केशिकत्व यानी कैपिलरी एक्शन द्वारा होता है ऐसा। तो इसी प्रकार से इस पेपर में भी कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर की ओर ये जो विलायक है या विलायक का जो मिश्रण लिया गया ऊपर चढ़ता है। कह रहा विभिन्न यौगिकों का दो प्रावस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण वे अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो ये पेपर में जो हमारे लिए गए हैं पदार्थ, तो अलग अलग विलायकों का जो ऊपर चढ़ने का वो होता है प्रवाह, वो भिन्न भिन्न होता है। तो वही कह रहा है कि विभिन्न यौगिकों का दो प्रावस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण वे अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर बढ़ेगा, कुछ ज़्यादा दूरी पर, तो अलग अलग उनके इस पेपर में चिन्ह आ जाएंगे, क्योंकि क्रोमा का मतलब रंग होता है। तो रंग के माध्यम से हम लोग पहचान लेंगे। तो इस प्रकार विकसित पट्टी को क्रोमैटोग्राम कहते हैं। चूँकि रंगों के आधार पर इसमें अलग अलग पदार्थों की हम पहचान करते हैं, इसलिए इसे क्रोमैटोग्राम कहते हैं। पतली परत की भांति पेपर की पट्टी पर विभिन्न बिंदुओं की स्थितियों को या तो पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखकर या उपयुक्त अभिकर्मक के विलयन को छिड़ककर हम देख लेते हैं। तो इस पट्टी को हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनके नीचे रख करके उस देख लेते हैं, कलर को पहचान लेते हैं, या फिर कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं इनके ऊपर छिड़कते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो इसमें सॉल्वेंट है उनका अलग अलग रंग आ जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग पहचान लेते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब अगला हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25।
कह रहा है सोडियम संगलन निष्कर्ष में हैलोजन के परीक्षण के लिए सिल्वर नाइट्रेट मिलाने से पूर्व नाइट्रिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है। तो हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें सोडियम संगलन निष्कर्ष की बात आई थी, उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता था जिससे जो उसमें अशुद्धियाँ मिली होती थी जिनको हम निकालते थे तो वो AgX के रूप में हाइड्रोजन की अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती थी और उन्हीं को छान कर सुखा कर हम लोग अलग करके उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते थे, ऐसा करते थे। तो उसी पर आगे फिर क्वेश्चन बना दिया, कह रहा है सोडियम संगलन निष्कर्ष में हाइड्रोजन के परीक्षण के लिए सिल्वर नाइट्रेट विलयन से पूर्व नाइट्रिक अम्ल आखिर क्यों मिलाया जाता है, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। तो इसको समझते हैं। तो देखिए NaCN तथा Na2S को विघटित करने के लिए सोडियम निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबाला जाता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि NaCN तथा Na2S को विघटित करने के लिए यानी तोड़ने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए सोडियम निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबाला जाता है। तो जब हम सोडियम निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालते हैं तो जैसे NaCN है HNO3 से रिएक्शन करेगा इस नाइट्रिक अम्ल से, तो NaNO3 और HCN बन जाएगा और ये वेपर के रूप में ऊपर उड़ेगा। और Na2S की जब अगर Na2S प्रेजेंट है सोडियम निष्कर्ष में तो इसकी HNO3 से रिएक्शन होगी तो NaNO3 बन जाएगा और H2S गैस निकलेगी। तो यदि वे विघटित नहीं होते हैं तब वे AgNO3 से अभिक्रिया करके परीक्षण में निम्न प्रकार बाधा पहुंचाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर NaCN और Na2S ये डिसोसिएट नहीं हुए, विघटित नहीं हुए, तो फिर क्या होता है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, AgNO3 से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो जैसे Na2S की AgNO3 से रिएक्शन हुई तो Ag2S और NaNO3 बन गया। तो Ag2S का काला अवक्षेप यानी ब्लैक प्रेसिपिटेट हमको मिलता है। और अगर NaCN उपस्थित है तो AgNO3 की रिएक्शन होगी तो AgCN बन जाता है और NaNO3 बनता है। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो ये इस तरह से हमारी जो अभिक्रिया है उसके परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम संगलन निष्कर्ष को यदि हैलोजन का परीक्षण करना है तो पहले सिल्वर नाइट्रेट मिलाने से पूर्व हम लोग HNO3 मिला देते हैं ताकि ये विघटित हो करके HCN और H2S इससे बाहर निकल जाए। नहीं तो CN और S का परीक्षण हम लोगों को प्राप्त होगा, ना कि हैलोजन का। तो जो हम हैलोजन का करना चाह रहे थे तो यहाँ पर सल्फर और नाइट्रोजन या साइनाइड के इस तरह के परीक्षण यहाँ आने लगेंगे। तो इनको ध्यान देना है कि क्यों सिल्वर नाइट्रेट मिलाने से पूर्व नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है ताकि NaCN और Na2S का विघटन हो जाए और जो CN और सल्फर है ये बाहर निकल जाए ताकि अब जो बचे उसमें हैलोजन का परीक्षण हम लोग अच्छे से कर पाएँ। अब क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है, कह रहा है नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस के परीक्षण के लिए सोडियम के साथ कार्बनिक यौगिकों का संगलन क्यों किया जाता है। तो नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस के परीक्षण के लिए सोडियम के साथ कार्बनिक यौगिकों का संगलन क्यों किया जाता है, यानी गलाया क्यों जाता है, फ्यूजन क्यों किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक का सोडियम के साथ संगलन सहसंयोजी रूप में उपस्थित इन तत्वों को आयनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और ये चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड में बदल जाएगा। इस कारण से सोडियम के संगलन के समय नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस के परीक्षण के समय कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ संगलित या फ्यूज्ड किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है, कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट तथा कपूर के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए एक उपयुक्त तकनीक बताइए। तो कैल्शियम सल्फेट तथा कपूर के मिश्रण के अवयवों को
पृथक करने के लिए एक उपयुक्त तकनीक बताइए। तो कैल्शियम सल्फेट और कपूर ये आपस में मिश्रण बनाए हुए हैं, अब उनसे हमको अलग करना है कैल्शियम सल्फेट और कपूर। इसकी क्या टेक्निक है? तो ध्यान दीजिए, कैल्शियम सल्फेट तथा कपूर के मिश्रण को निम्न विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, समस्या कहाँ आ रही है पहले हमें समझना है। तो जो ये कपूर है इसको कैसे अलग करेंगे कैल्शियम सल्फेट से? तो कपूर हमारा जो है ये ऊर्ध्वपातनीय मिश्रण है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि कपूर को अगर हम गर्म करेंगे तो ये लिक्विड नहीं बनता है, कपूर सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, इसलिए इसे ऊर्ध्वपातन इस क्रिया को कहते हैं। तो कपूर ऊर्ध्वपातनीय है लेकिन कैल्शियम सल्फेट नहीं है, अतः मिश्रण को ऊर्ध्वपातित करने पर कपूर फनल के किनारों पर प्राप्त हो जाता है, जबकि कैल्शियम सल्फेट चाइना डिश में शेष रह जाता है। तो चूंकि कपूर बिना लिक्विड बने गैस में बदल जाता है, तो ऊर्ध्वपातन मेथड यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और दूसरा मेथड क्या है? कपूर कार्बनिक विलायकों जैसे CCl4 CaCl3 यानी कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होता है कपूर, लेकिन कैल्शियम सल्फेट विलय नहीं होता है। अतः मिश्रण को कार्बनिक विलायक के साथ हिलाने पर कपूर विलयन में चला जाता है, जबकि कैल्शियम सल्फेट अपशिष्ट रूप में रहता है। तो विलयन को छानकर वाष्पित करके कपूर को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी विधि है कि कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म में हम लोग डालेंगे तो हमारा जो कैल्शियम सल्फेट है ये नहीं घुलता, कपूर घुल जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट नीचे बैठ जाएगा तली में। अब इसको गर्म करेंगे तो भाप बन के हमारा कपूर अलग हो जाएगा और CaSO4 अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भाप आसवन करने पर एक कार्बनिक द्रव अपने क्वथनांक से निम्न ताप पर वाष्पीकृत क्यों हो जाता है? तो अगर भाप आसवन करते हैं, आसवन यानी डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि जैसे पानी है लिक्विड फॉर्म में है, अब उसको हम गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगी, उस भाप को फिर ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा। तो लिक्विड को गैस रूप में या वेपर रूप में, फिर वेपर को फिर लिक्विड रूप में बदल दिया जाए तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आसवन या डिस्टिलेशन। तो वही कह रहा है कि भाप आसवन करने पर एक कार्बनिक द्रव अपने क्वथनांक से निम्न ताप पर वाष्पित क्यों हो जाता है? तो बॉइलिंग पॉइंट से कम दाब पर क्यों वाष्पित हो जाता है? तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका मतलब होता है कि जैसे पानी है तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उबलने लगता है, और उबलते समय ही सबसे ज़्यादा वाष्प बनती है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर उबलता है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करता है, वायुमंडलीय दाब पर। अगर वायुमंडलीय दाब कम कर दिया जाए तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉयल का मतलब है कि जो पानी है, पानी के अणु सतह को छोड़कर ऊपर उड़ रहे हैं। अब उस पर वायुमंडल की हवा का दबाव है। अब अगर उस हवा के दबाव को कम कर दें तो और आसानी से उड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हवा का दबाव कम हो जाएगा तो पानी उबलते समय जो ऊपर उछल रहा है, तो हवा का दबाव कम तो और पहले उछलने लगेगा या उबलने लगेगा। उछलना और उबलना एक है जैसे शब्द लगते हैं। तो अगर ऊपर का दबाव कम कर दिया जाए तो आप ज़्यादा आसानी से उछल सकते हैं। तो उसी प्रकार वो कम टेम्परेचर पे ही पानी उबलने लगता है। तो भाप आसवन में कार्बनिक द्रव और जल का मिश्रण उस ताप पर उबलता है जिस ताप पर द्रव तथा जल के दाबों का योग वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो इस बात को पहले समझना चाहिए, कोई चीज़ उबलती कब है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है द्रव और जल का दाब, तभी ऐसा होता है। तो मिश्रण के क्वथनांक पर जल का वाष्प दाब उच्च तथा द्रव का वाष्प दाब अत्यधिक कम होता है।
मिश्रण के क्वथनांक पर जल का वाष्प दाब उच्च तथा द्रव का वाष्प दाब अत्यधिक कम होता है। यानी पानी का वाष्प दाब बहुत होता है और जो उसमें द्रव उपस्थित है उसका वाष्प दाब कम होता है। अतः कार्बनिक द्रव वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर आश्रित हो जाता है। तो क्या होता है कि कम दाब पर ही उसकी वेपर बनने लगेगी। अतः कार्बनिक द्रव अपने सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर ही आश्रित हो जाता है। तो भाप आसवन करने पर एक कार्बनिक द्रव अपने क्वथनांक से निम्न ताप पर वाष्पीकृत क्यों हो जाता है, ये बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। जब पानी के साथ किसी द्रव को मिला दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जब कम दाब पे कम टेम्परेचर पे ही बनने लगेगा तो भाप जल्दी बनेगी, तो आश्रित जल्दी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 29। कह रहा है क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर AgCl का श्वेत अवक्षेप देगा? अपने उत्तर को कारण सहित समझाइए। तो CCl4 को सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर AgCl का श्वेत अवक्षेप देगा कि नहीं देगा, ये हमें कारण सहित बताना है। तो AgCl का अवक्षेप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि CCl4 सहसंयोजी यौगिक है तथा आयनिक होकर Cl आयन नहीं देता। अभी हमने ऊपर बताया था जो सोडियम निष्कर्ष है, वहाँ जब पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जो कोवेलेंट बांड है, सहसंयोजक आबंध है, उसको पहले आयनिक बांड में चेंज करते हैं। तो चूँकि CCl4 में कार्बन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बांड होते हैं कोवेलेंट है, इनको जब तक हम आयनिक नहीं बनाएंगे तब तक AgCl के साथ रिएक्शन करके AgCl नहीं बना पाएगा, इसलिए सफ़ेद अवक्षेप नहीं देगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है। कह रहा है किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन का आकलन करते समय उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए CO2 जो होती है हमारी वो एसिडिक होती है नेचर में। तो CO2 अम्लीय प्रकृति की होती है तथा प्रबल क्षार KOH से क्रिया करके K2CO3 बनाती है। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि अम्ल और क्षार के रिएक्शन होकर के साल्ट या लवण बनता है। तो अगर एक कोई एसिडिक है तो बेसिक से उसकी रिएक्शन होगी। चूँकि CO2 हमारी एसिडिक है, KOH बेसिक है और वो भी स्ट्रांग बेस है, प्रबल क्षार, इसलिए जब इनकी रिएक्शन होती है तो 2KOH की CO2 से रिएक्शन हुई तो K2CO3 प्लस H2O बन जाता है। तो ये रिएक्शन की वजह से K2CO3 बन जाता है, इसलिए हम लोग KOH का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि इससे KOH का द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऐसी बात है KOH से रिएक्शन हुई CO2 की तो K2CO3 बन गया, तो KOH का द्रव्यमान बढ़ जाता है। निर्मित CO2 के कारण द्रव्यमान में वृद्धि से कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन की मात्रा की गणना निम्न संबंध का प्रयोग करके की जाती है। तो अगर हमको कार्बन का प्रतिशत निकालना है तो ये फार्मूला हम लोगों को याद कर लेना है और इसी फार्मूले के माध्यम से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। फार्मूला क्या है? प्रतिशत ऑफ कार्बन इक्वल टू 12/44। CO2 का अणुभार 44 होता है, उसको नीचे रखा गया। कार्बन का 12 होता है, उसको ऊपर लिखा गया। और निर्मित CO2 का द्रव्यमान बटे लिए गए पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 100। इससे हम लोग कार्बन का प्रतिशतता निकाल लेते हैं। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है 31। कह रहा है सल्फर के लेड एसीटेट द्वारा परीक्षण में सोडियम संगलन निष्कर्ष को एसिटिक अम्ल द्वारा उदासीन किया जाता है, ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। क्यों? ये पूछा जा रहा है कि सल्फर के लेड एसीटेट द्वारा परीक्षण में जो सोडियम संगलन निष्कर्ष है उसको एसिटिक अम्ल द्वारा उदासीन किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा नहीं। क्यों?
तो देखिए एसिटिक अम्ल हमारा वीक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा स्ट्रांग एसिड है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सल्फर के परीक्षण में सोडियम निष्कर्ष को एसिटिक अम्ल से अम्लीकृत करते हैं, क्योंकि लेड एसीटेट विलेय होता है तथा परीक्षण में बाधा उत्पन्न नहीं करता। जो लेड एसीटेट होता है सोल्यूबल होता है, तो जो हम टेस्ट करना चाहते हैं उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी नहीं करता। यदि H2SO4 का उपयोग किया जाए तब लेड एसीटेट H2SO4 से क्रिया करके लेड सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है, जो परीक्षण में बाधा उत्पन्न कर देता है। तो लेड एसीटेट तो सोल्यूबल था, तो किसी प्रकार का अवक्षेप या प्रेसिपिटेट नहीं बनता था। लेकिन अगर H2SO4 का प्रयोग करेंगे तो एसिटिक अम्ल से क्रिया करके हमारा लेड सल्फेट बना लेगा। अब लेड सल्फेट का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिससे परीक्षण में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे रिएक्शन दिखाई गई है कि लेड एसीटेट की H2SO4 से रिएक्शन हुई तो PbSO4 बन गया लेड सल्फेट और एसिटिक अम्ल बन गया। तो यहाँ पर देखिए उल्टा क्रिया कर दिया है। एसिटिक अम्ल की PbSO4 से रिएक्शन कराना चाहिए तो लेड एसीटेट, हाँ लेड एसीटेट H2SO4 से क्रिया करके लेड सल्फेट बना लेता है, सफ़ेद अवक्षेप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ में आया कि जो लेड एसीटेट है ये जो है सोल्यूबल होता है, इसलिए परीक्षण में बाधा नहीं होती। लेकिन अगर लेड एसीटेट की हम H2SO4 से रिएक्शन करा दें तो लेड सल्फेट बन जाता है, जो कि सफ़ेद रंग का अवक्षेप देता है, वाइट प्रेसिपिटेट देता है। इस वजह से क्या हो जाता है, परीक्षण में बाधा आती है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक में 69% कार्बन, 4.8% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। इस यौगिक के 0.20 ग्राम के पूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मात्राओं की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब इसको हम जलाएंगे तो CO2 बनेगी और पानी बनेगा। ये ध्यान देना है, क्योंकि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं किसी चीज़ को, तो अगर कार्बन है तो CO2 बन जाएगा यानी कार्बन का ऑक्साइड, अगर हाइड्रोजन है तो पानी बन जाएगा यानी पानी का ऑक्साइड, और शेष ऑक्सीजन बच जाएगी। जितना जलने में उपयोग होना है वो हो जाएगी, बाकी बच जाएगी। तो कह रहा है इसमें कि पूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मात्राओं की गणना कीजिए। तो कार्बन का परसेंटेज दे दिया 69%, जिसमें कि 0.20 ग्राम यौगिक में कार्बन की मात्रा अगर हम निकालें, भाई 69% 100 में 69 तो 0.20 ग्राम में कितना, तो 100 में 69 तो 1 में 69/100, इसलिए 0.20 में तो 69/100 गुणे 0.2, ये 20, तो ये आ गया 0.138 ग्राम। इसी प्रकार से हाइड्रोजन 4.8% है, तो 100 में 4.8% उपस्थित है 100 में, इसलिए 1 में 4.8/100, इसलिए 0.20 में 4.8/100 गुणे 0.2, ये आ गया 0.0096 ग्राम। ये अब देखिए नीचे देखते हैं, तो अब क्या है, कार्बन से हमारा CO2 बनेगा जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन से CO2 बन रही है, तो कार्बन का जो परमाणु भाग है भार वो CO2 के अणु भार यानी 44 के बराबर होगा। तो 12 ग्राम कार्बन दहन पर कितना देगा CO2, 44 ग्राम, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल अवधारणा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अणु या परमाणु भार होता है कि उसी के रेशियो में रिएक्शन होती है। तो C बराबर CO2 होगा, तो 12 ग्राम कार्बन दहन करने पर 44 ग्राम CO2 देगा।
तो 12 ग्राम से 44 ग्राम प्राप्त होती है, तो इतने ग्राम से कितनी होगी? तो 12 से 44, तो 1 से 44/12, इसलिए इतने से 44/12 गुणे 0.138, तो CO2 कितनी हुई? 0.506 ग्राम CO2 हमको प्राप्त होगी। अब इसी प्रकार हाइड्रोजन के बारे में समझ लेंगे। तो H से H2O बनेगा, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन लिखेंगे। तो 2 मोल हाइड्रोजन के परमाणु 1 मोल H2O के बराबर होंगे। तो एक जो हाइड्रोजन है उसका 1 ग्राम होता है परमाणु भार, तो 2 का 2 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन दहन करने पर कितना पानी देगा? 18 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार और हाइड्रोजन का 1 और 2 है, तो 2 और 16 18 हो गया। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन दहन पर देता है 18 ग्राम जल। तो 0.0096 ग्राम हाइड्रोजन दहन पर देगा, तो 2 ग्राम 18 देता है, तो इतने ग्राम कितना देगा? तो इतने ग्राम हाइड्रोजन दहन पर देगा 18/2 गुणे 0.0096 ग्राम, तो ये आ गया 0.0864 ग्राम जल, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो क्वेश्चन है उनमें आंसर निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमने 32 नंबर क्वेश्चन तक स्टडी की। अब 33 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।